हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज से हम लोग क्लास 10 जो आपका मैथ है उसका अध्याय नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको देखने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दिया है और जितनी संख्याएं होती हैं उनके बारे में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया था, ठीक है। एंड यहां मैं आप लोगों को आज जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाने वाला हूं और इसमें आप लोगों का पूरा क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा और आपका 2 से 3 महीने में आपका पूरा मैथ खत्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा मैथ को पढ़ाने वाला हूं। तो यहां आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो आप लोगों से क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आप लोगों को प्रयोग करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में समझा देता हूं, ठीक है। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है वो a बराबर v क्यू, ठीक है, एंड प्लस r होता है, ठीक है। ये आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ध्यान से समझना जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां आपका a जो है ना, a बड़ा होना चाहिए v से। a की वैल्यू जो है ये शर्त है कि b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों का शर्त है। एंड आप लोगों को मतलब एक शर्त और ध्यान में रखना है कि 0 जो है ना, 0 के बराबर r की वैल्यू होनी चाहिए या फिर r की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और r की वैल्यू से v की वैल्यू जो है बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों का, ये भी आप लोगों का शर्त है इसमें, तो आप लोग ये भी याद रखना। और ये जो है ना, ये किस पर बनाया गया है, एक आप लोगों ने जब क्लास 5 में रहे होंगे तो एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मतलब भाज्य होता है इसी पर ये पूरा बनाया गया है। भाज्य क्या होता है, भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक, ध्यान से समझना, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, इसी पर पूरा बना है, ठीक है। ये सूत्र इसी पर पूरा बना है। अब यहां जो आपका ये है ना, ये v आपका क्यों है, क्यों आपका क्या है, यहाँ क्यों आपका है भागफल, क्या है भागफल। मैं लिख देता हूं वैसे, देखो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। और r हमारा शेषफल है, इसके अकॉर्डिंग प्लस r है तो ये हमारा शेषफल है। तो यही आपका छोटा सा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है जो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसा कि पहला प्रश्न आप लोगों का है, पहली संख्या है 135 और 225 का एचसीएफ, दूसरी संख्या है 196 और 38,220 का एचसीएफ और तीसरी है 867 और 255 का एचसीएफ। तो हम लोग एक एक संख्याओं का ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहली संख्या, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 135, ठीक है, एक एक का हम लोग ज्ञात करेंगे और जो आप लोगों का 225 का एचसीएफ हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए हल, ठीक है। इसमें हल मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे इसमें जो वैल्यू बड़ी है वो a होगा, ठीक है। जैसे आपका 225 क्या है, बड़ा है और 135 छोटा है, ठीक है। 135 छोटा है। तो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट समझाया कि a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, b की वैल्यू छोटी। तो हम लोग जो बड़ी वैल्यू है उसे a मान लेंगे और इसे हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे, ठीक है। बस अब आप लोगों को क्या करना है, यहां यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो यहां आप लोग लिख दो कि यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम लिख दो, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना, ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग याद रखना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता होगा, जो a बराबर होता है v क्यू एंड प्लस r। लेकिन आप लोगों का यहाँ a क्या है, a हमारा है 225 जो कि मैंने बताया है, एंड हमारा जो छोटा है वो क्या है, v जो हमारा है वो है 135, कितना है 135, ठीक है, ये आपको पता चल गया।
अब यहाँ ये आप लोगों को क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। ये आपका ए जो है ये भाज्य है, ध्यान से समझना, क्या है, भाज्य है, बराबर वी जो है वो क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक है, और आपका क्यू जो है वो है भागफल है, क्या है, भागफल, पूरा समझना। और आर जो हमारा शेषफल बचता है, शेषफल, ठीक है। अब ये आर जो है शेषफल जो है वो जब तक 0 के बराबर ना हो जाए तब तक आपको निकालते हुए जाना है। जैसे हमारा ए बराबर है 225 बराबर वी हमारा है 135, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को गुणा करना है, मतलब इतने से गुणा करना है कि 225 से ज्यादा ना हो, कम भले ही रहे। तो अगर 2 बार ले जाओगे तो 270 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार ले जाओगे और इसमें बचेगा कितना, वो बचेगा 90 यानी कि 19। अब यहाँ आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहला स्टेप है। अब आपका इसमें 135, ठीक है, और 90 में लेना है। अब आपका ऐसे लिख देना दोबारा, या फिर ऐसे जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे लिख देना 135 और इक्वल टू ये जो आपको 90 शेषफल बचा है इस चीज को लेना है। अब फिर से वही चीज, इसमें एक से ही जाएगा, 2 बार जाओगे 180 हो जाएगा, तो एक बार आपको करना है मल्टीप्लाई, और प्लस आपका बचेगा कितना, इधर 10 बचा, इधर मतलब 35, तो आपका 45 हो जाएगा, 45। यहाँ भी आर का मान 0 के बराबर, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं आया। अब यहाँ आपको 19 लेना है और 35 जो आपका 45 है इसको इधर लिख देना है, ठीक है। 45 को आप लोगों को इधर लिख देना है। अब आप लोगों को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आप लोगों का बचेगा कितना, ये बचेगा 0, ठीक है। क्या आएगा, 0। अब यहाँ हमारा r इक्वल टू 0 आ गया। जैसे ही हमारा r इक्वल टू 0 आ जाएगा बस हमारा HCF मिल जाएगा। तो यहां हमारा r इक्वल टू 0 मिल गया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लिखना है, यहां जैसा ही अब आप लोगों को r इक्वल टू 0 मिल जाएगा, अब यहां आप लोगों को लिखना है, क्योंकि यहां जो है देखो, यहां ध्यान से समझना, क्योंकि यहां हमारा क्या है, यहां शेषफल 0 मिल गया, यहां शेषफल 0 है, ठीक है। तथा जो हमारा भाजक है, मतलब भाजक है वो हमारा कितना है, भाजक कितना है, 45 है, कितना है, 45 है, ठीक है। जैसे ही आपको भाजक 45 मतलब ये 0 हो गया, ये हमारा भाजक जो होता है ना, यही हमारा HCF होता है। यानी कि HCF जो होगा तो 135 और 225 का जो HCF होगा वो यही 45 होगा। कितना होगा, 45 होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहला HCF आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा आसान है। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 135 और 225 का HCF। तो अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, 196 और आप लोगों का 38,220 का HCF निकालना है। तो अब आप लोग इसे कैसे निकालोगे, चलो अब हम लोग इसको भी आप लोगों को पूरा सिखाते हैं। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ ध्यान से समझना। सबसे पहले आप लोग इसमें जो बड़ा है उसको ए मान लेना। जैसे यहाँ आपका 38 है, यानी कि 38,220 है, ये बड़ा है तो इसको आप ए मान लेना, ठीक है। 196, ठीक है, आप लोग इसको ए मान लेना। अब आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो आप लोग ऐसा भी HCF निकाल सकते हो। जैसे आपका 196 है, 196 और यहाँ आपका 38,220, ठीक है। अब ये कितनी बार जाएगा, ये आप लोगों का जाएगा मतलब एक बार। कितनी बार जाएगा, एक बार। तो ये हो गया 196, 2 बार ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ आपका बचेगा कितना, ये आपका 6 बचेगा, 12 में से 6 गई 6, और यहाँ आप लोगों का 17 में से 9 गई, 9 8 17, और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ एक संख्या और ले लो तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है। 9 बार जाएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस करना है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 17 और 64, फिर आप इसको माइनस कर लेना। फिर यहाँ हमारा क्या आएगा, फिर यहाँ आप लोगों का आएगा 12 में से 4 गए 8,
एंड यहाँ आप लोगों का 1 लेगा, अब आप लोगों को 15 में से 6 गए, आपका 9 6 15, अब आप लोग 0 उतार लो। फिर आप लोगों का ये कितनी बार जाएगा, ये आप लोगों का 5 बार जाएगा, और 5 बार जाएगा फिर आप लोगों का ये कट जाएगा, 980 हो जाएगा, 196 पंचे 980 और ये 0 आ जाएगा। तो अब आप लोग ये भी HCF निकाल सकते हो। यहाँ आप लोगों का HCF क्या आएगा, यहाँ आप लोगों का जो HCF आएगा वो आप लोगों का 196 आएगा। ठीक है, यहाँ अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर आप 196 यहाँ HCF आ जाएगा, अभी देखना कैसे। यहाँ आप लोगों का जो फार्मूला है A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ A हमारा क्या है 38,220 और V हमारा क्या है, V हमारा है 196। ठीक है, 196। अब आप लोग देखो, यहाँ हमारा ये पता चल गया। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ आप लोगों का 38 एंड 20, ठीक है, 38,220 इक्वल टू 196। अब 196 में आप 195 से गुणा करोगे, 195 से, ठीक है, हमारा भाज्य यही तो है। तो 196 से जब आप 195 में गुणा करोगे तो फिर आपका कितना आ जाएगा, फिर आप लोगों का यहाँ आ जाएगा 0, मतलब जो आप लोगों का आएगा, तो यहां आप लोग जब इसको करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा +0 आ जाएगा। यहां r इक्वल टू 0 हो गया, तो जैसे ही r इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमें जो भाजक मिलेगा यही तो हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो HCF होगा, यहाँ HCF किसका, आप लोगों का 196 तथा 38,220 का वो कितना होगा, वो होगा 196। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ गया 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये आप लोग ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमें HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ जो हमें ज्ञात करना है वो 867 और 255 का HCF। तो इसको आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। तो आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग सही ज्ञात करना। सबसे पहले आपको, मतलब मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। तीसरे में आपसे पूछ रहा है 867, ठीक है, और 255, ठीक है, 255 का आप लोगों को HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो बड़ा है उसको A मान लीजिए। जैसे हमारा 867 बड़ा है तो इसको मैंने A मान लिया, और हमारा 255 छोटा है तो इसको मैंने B मान लिया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से, ठीक है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करोगे तो सबसे पहले आपको सूत्र मैंने बताया है A बराबर BQ प्लस R, ये पता ही है। तो अब आप लोग यहाँ डायरेक्ट लगा लो, बहुत आसान है। 867 इक्वल टू आप लिख लो 255 है, 255। तब इसमें आप इतना मल्टीप्लाई करो इससे ज्यादा ना हो, कम भले हो। तो आप लोग 3 से करोगे, तो आप लोग जब 3 से करोगे तो यहाँ आप लोगों का कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 के 5, एंड आप लोगों का 5 3 15, 1 16 और 3 दूनी 6, 1 7, 700 आपका मतलब कुछ हो जाएगा। फिर आप लोगों का यहाँ बचेगा 102। आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 255 गुणित 3। तो यहाँ देखो 3 5 15 के 5, 3 5 15 1 16 एंड 3 6 1 7, कितना हो जाएगा 65, 765, और ये 867 है तो 102 ही तो बचेगा। तो वही मैं आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ आप लोगों का r इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक आपका r 0 ना हो तब तक आप लोगों को निकालते हुए जाना है। अब ये हमारा बड़ा है तो 255 लेना है और इक्वल टू 102 लेना है, ठीक है। फिर अब आप लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का कितना हो जाएगा, जब आप लोग 2 से करोगे तो 204 हो जाएगा, और प्लस आपका बचेगा 51। बट यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक ये आपका शेषफल 0 ना आ जाए। फिर आप लोग 102 आपका बड़ा है और 51 छोटा है, ठीक है। तो 51 से करोगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ आप लोग 2 बार ले जाओगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा +0, यहाँ r इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। जैसे ही r इक्वल टू 0 आए आप लोग लिख देना, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि यहाँ शेषफल कितना आया है, यहाँ जो हमारा शेषफल है, शेषफल वो आ गया है 0 है। जैसे ही शेषफल 0 है तथा जो हमारा भाजक है
भाजक वो कितना है, 51 है, भाजक बराबर 51 है। और यही भाजक आपका क्या होता है, अतः या चूंकि हमारा HCF जो होगा, HCF वो 867 और 255 का कितना होगा, HCF वो होगा 51। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, नहीं होगा। तो ये हमारा तीनों क्वेश्चन लग चुका है। हमारे जितने भी HCF निकालने वाले क्वेश्चन थे वो पहला क्वेश्चन लग चुका है NCERT का। अब हम लोग NCERT का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारे NCERT बुक में दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग बुक में देख लेना, बुक आप लोग बगल में रख लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि आप लोगों का जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है। तो सबसे पहले आप माना ठीक है, माना जो हमारा a है, a वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, मैंने मान लिया कि हमारा जो a है वो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि हमें विषम पूर्णांक की बारे में बात करना है। विषम पूर्णांक है, अगर ये विषम पूर्णांक है तथा जो b हमारा होगा b इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। क्यों 6 है, क्योंकि यहाँ देख लो ये जो v, यही v है जो 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन। ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, पूरा आप लोग समझ कर जाना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, पूरा आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाला हूं और आप लोग हमारे साथ बहुत आसानी से पूरा मैथ को पढ़ सकते हो। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, जो आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताया गया है, a बराबर VQ+R, ये आप लोगों को फार्मूला बताया गया है। जहां जो जीरो है, जीरो के बराबर होने चाहिए r की वैल्यू या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, और यहाँ v की वैल्यू r से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये जो r है, r की वैल्यू v से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ आप लोग समझना, यहाँ हम लोग r कितना रख सकते हैं, r हम लोग देखो v की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए r से, तो यहाँ v की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 6 है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 0 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, क्योंकि 6 है v की वैल्यू, लेकिन b की वैल्यू छोटी होनी चाहिए r से। ठीक है, तो ये हमारा 5 तक रहेगा, क्योंकि जैसे हम 6 करेंगे तो हमारा v और r बराबर हो जाएगा, लेकिन यह असंभव है, v की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में रखते हुए चले जाएंगे। r बराबर सबसे पहले हम लोग 0 रखेंगे, तो r बराबर आप लोग जैसे 0 रखोगे, यहाँ हमारा a बराबर VQ+R है, तो a हमारा बराबर हो जाएगा, v तो हमारा 6 है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है v कितना है, 6 है, तो यहाँ v हमारा 6 है एंड ये हमारा q रहेगा। ठीक है, और प्लस हम लोग क्या रखे हैं, 0, तो जैसे ही 0 रखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 6q, कितना हो जाएगा, 6q, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ r बराबर 1 रखेंगे, एक सीक्वेंस में मैं रख रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को करना है आसान तरीके से। जैसे मैंने 1 रखा तो a बराबर हमारा 6q एंड +1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यहाँ रखूंगा r बराबर 2, ऐसे आप लोगों को 5 तक रखना है। ठीक है, तो यहाँ a बराबर हमारा हो जाएगा 6q+2। ठीक है, अब मैं रखूंगा यहाँ कितना, हमारा r बराबर 3, तो r बराबर जैसे ही 3 रखूंगा हमारा a बराबर हो जाएगा 6q+3। ठीक है, अब मैं रखूंगा r बराबर कितना, r बराबर मैं रख दूंगा 4। ठीक है, r बराबर 4, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6q एंड a बराबर 6q+4। अब मैं लास्ट रखूंगा r बराबर रखूंगा 5, क्योंकि r मैं 5 तक ही रख सकता हूं, तो हमारा a बराबर हो जाएगा 6q+5। बस इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को हम लोग 6q+1, हमें यही बताना था कि 6q+1 6q+3 और 6q+5, तो 6q+1 6q+3, ठीक है, एंड 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां दिखा दिया कि इसे लिखा जा सकता है। तो यहां आप लोग नीचे लिख देना, अतः धनात्मक पूर्णांक जो है, धनात्मक
विषम पूर्णांक, ठीक है, ये सारी विषम है ना। इसमें सम पूछा जाए तो कौन कौन से हैं सम, आप लोग जो मतलब 2 है 4 है, ठीक है, ये सब सम है। तो विषम पूर्णांक जो है 6q+1 एंड 6q+3 एंड 6q+5 के रूप का होगा। कैसे, मैंने बता दिया। यहां आप लोगों का ये विषम है, क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। ये आप लोगों का 3 भी विषम ही है, क्या है, विषम है। एंड हमारा ये जो 5 है ये भी विषम ही है। तो ये सब मैं विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में लिख सकता हूं, मैंने ये लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग अपनी बुक में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के बुक में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, ठीक है। सारा मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलता हूं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहां अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो क्वेश्चन मैंने भी लिख दिया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड या फिर सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान मतलब संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ उन संख्यों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ 2 बार हो गया है, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ लिखना कि जो आप लोगों का हल लिख देना, और हल लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या है, ठीक है, स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है, ध्यान रखना जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं सारा क्वेश्चन क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम संख्या, तो यहां स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना बताया गया है आप लोगों देख सकते हो। यहां हमारा 616 और कितना बताया गया है, वो हमारा 32 बताया गया है। तो इसको आप HCF याद कर लेना। HCF कितना का, एक है हमारा 616 और एक हमारा है कितना, 32, ठीक है। अब यहां हमारा 616 कितना है, बड़ा है, 32 छोटा है। तो यहां हमारा ए क्या होगा, ये सब तो पता ही चल गया होगा। अब आप लोग यहां बगल में देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा दूसरे टाइप से बताता हूं, 32 और 616, ठीक है। अब आप लोग मतलब 32 को एक बार ले जाओगे तो हमारा बचेगा यहाँ 32 हो जाएगा, और यहाँ हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा मतलब 11 में से 9 गए, 9 2 11, और यहाँ 2 और हमारा 6 बचेगा, ठीक है। फिर आप लोग कितनी बार ले जाओगे, 9 बार। तो 9 बार ले जाओगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 288। तो ये आप माइनस कर देना। फिर हमारा आ जाएगा 8, फिर आपका सारा कस जाएगा। जैसे ही 8 आएगा, अब हमारे पास कुछ उतारने के लिए नहीं बचा। तो अब आप लोग ये चीज ले लेना क्या, जो अपना ये भाजक है 32 वाला, तो 32 ले लेना। जैसे ही 32 लोगे तो 8 को 4 बार ले जाओगे तो ये हमारा 32 हो जाएगा, और यहाँ हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही 8 जो हमारा है यही हमारा HCF हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कैसे ज्ञात करोगे, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देना, यूक्लिड विभाजन। देखो मैं आपको कई तरीके से बता देता हूं कि हर एक स्टूडेंट को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। एल्गोरिथम या प्रमेयिका कुछ भी लिख सकते हो जो आपके मन में आए, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले आप 616 लिखो जो आपको दिया हुआ है, बराबर आपका 32 है। इसमें कितने से, 19 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों का कितना बचेगा, यहाँ आप लोगों का हो जाएगा 500, आप लोगों का 98। फिर आप लोगों का यहाँ बचेगा 8, बट यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप लोग यहाँ 32 लिख देना, इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ आप लोगों का कितना बचेगा वो आप लोग देखो। ये आप लोग जब पूरा कर दोगे 32 और 19 में तो आपका 508 हो जाएगा, ठीक है, 508, तभी तो 8 बचा। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ आप लोग फिर यहाँ क्या करोगे, 32 को लिया, 8 को लिया, तो 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ 0, यहाँ r इक्वल टू 0, सॉरी हो गया 0। तो ये हमारा 0 हो गया। तो हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका जो मतलब HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा HCF जो हो जाएगा वो 616 एंड 32 का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। और ये जो 8 हमें HCF मिला है, बस वही चीज है। यहाँ देखो मैं 8 बताया था कि मिलेगा। तो अब आप लोग यहाँ लिख देना, अतः जो स्तंभ है या स्तंभों की
अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या कितना है? अधिकतम संख्या हमारा है 8। इसका दोनों का एचसीएफ निकाल लेना। आप लोगों का जो यहाँ अधिकतम संख्या पूछा है वो हमें मिल जाएगा अधिकतम संख्या। तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत देख लो, यह मान लीजिए कि x कोई हमारा धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि वर्गों में 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। हमें 3q+1 और आप लोगों का जो 3q+2 है, ठीक है, इसका क्या करना है? वर्ग करना है। फिर आपको दर्शाना है कि 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन भी लिखा है, जो कि आप लोगों को दिख रहा है, जो कि मैंने लिख दिया है। संकेत मैंने आपको बुक में से दिखा दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो साथ में संकेत भी जो दिया है वो पूछेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले हल लिख देना, और जो चीजें मैं बता रहा हूं, जो कि सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना ए क्या है हमारा? धनात्मक पूर्णांक, और बी आप लोग बताओ यहां क्या है? बी यही तो है, ये जो 3 लिखा हुआ है वही हमारा बी है, 3 है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग क्या करोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है? सबसे पहले आपको सूत्र पता होगा, a बराबर BQ+R, ठीक है। लेकिन यहां आप लोग r की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो? देखो v से छोटा होना चाहिए, r की वैल्यू b से छोटा होना चाहिए, तो आप लोग 3 लिख सकते हो, 0, 1, 2। यहां हम लोग ये r की वैल्यू लिख सकते हैं, ये r बराबर हम लोग 0, 1, 2 लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप लोगों को शर्त तो पता है कि r की वैल्यू जो है v की वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। तो अब आप लोग जब r बराबर 0 रखने पर, ये हमारा शर्त नंबर 1 है, r बराबर आप लोग 0 रखोगे तो हमारा a बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझना सारी चीजें, a जो है a बराबर हो जाएगा आपका 3 क्यों है? देखो क्यों मतलब ये तो v हमारा 3 है, जो कि मैंने बताया है, ये v = 3, और क्यों है, और प्लस r हमने 0 रख दिया, तो a बराबर हमारा 3 क्यों हो गया ना, 3 क्यों, और 3 क्यों में लिख दिया, ठीक है। अब 3 क्यों में मैंने लिख दिया। अब आप लोग क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। क्या करोगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान से समझना, हमें 3 क्यों के रूप में नहीं लिखना है, 3m के रूप में लिखना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो हम a का वर्ग करेंगे तो a हो जाएगा बराबर 3q का आप वर्ग करोगे तो 3q का वर्ग। अब आप लोग यहां समझो, a² हो जाएगा बराबर 3q का वर्ग हो जाएगा 9q²। 9q² को आप लोग क्या लिख सकते हो? 9q² को आप 3 × 3q² लिख सकते हो या नहीं? क्योंकि 3 जा 9, तो वही 9q² हो जाएगा। तो यहां आप लोग a² बराबर 3m लिख देना। कैसे? अब आप लोग कहोगे यहाँ बगल में लिख देना, माना है मैंने, क्या माना है? मैंने मान लिया है कि यहाँ जो 3q² है =m, इसी को मैंने माना है, इसीलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जब मान लिया तो हम इसे 3m के रूप में लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, 3m के रूप में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप लोग आगे समझो, आगे जब हम लोग r बराबर 1 रखेंगे, जब r बराबर 1 रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग r बराबर 1 रखोगे, आप लोगों का a बराबर हमारा आ जाएगा, जो कि 3q है, 3q, ठीक है, 3q, एंड आप लोगों का +1 हो जाएगा, जो कि सूत्र आपको पता है, a बराबर bq+r। तो अब हमारा ये आ जाएगा। अब आप लोगों का जैसे ये आया, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, क्योंकि हमें वर्ग करना है,
सवाल में कहा है कि वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को एक फार्मूला बताया था मैंने या फिर पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। ये जब आप छोटे रहे होंगे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 2ab, तो वही हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ। ए स्क्वायर है, अब यहाँ हमारा ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ये हमारा 3q का स्क्वायर हो जाएगा तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 2ab, तो 2 और a हमारा 3q है तो 6q हो जाएगा प्लस 6q। देखो b हमारा तो 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, और v का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आपका 2q हो जाएगा, लेकिन ये एक में कॉमन नहीं होगा इसलिए हम लोग बगल एक प्लस 1 पीछे लिख देंगे। तो अब आप लोग यहाँ मान लेना कि यहाँ हमारा माना जो हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q है इसको m मान लेना, क्योंकि हमें इसे 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो यहाँ हमारा a हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू ये 3 और इसको मैंने m मान लिया इतने को पूरे को, और यहाँ हमारा प्लस 1। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 आप मान लेना इसको, आप समीकरण ये हमारा जो है ना इसको मैंने आप समीकरण नंबर 1 मान लेना। ठीक है, तो यहाँ 3m और 3m प्लस 1 के रूप का हो गया, लेकिन अभी हमें संकेत में कहा है कि आप a बराबर मतलब r बराबर 2 भी रखना है। ठीक है, तो r बराबर आप 2 भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अब आप लोग क्या करोगे कि यहाँ आप लोगों का जो है ना संकेत में आपको कहा है कि मतलब जो आप लोगों का ये भी लेना है 3q प्लस 2, तो अब आप लोग क्या करोगे, अब जब हम लोग r बराबर 2 भी रखेंगे ना, मैंने 0 1 2 माना है तो 2 रखोगे तो हमारा a बराबर हो जाएगा bq प्लस r। ठीक है, अब a बराबर हमारा ये 3 है। ठीक है, 3 है और यहाँ हम इसको 2 मान लिए। ठीक है, अब आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब आप जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो फिर क्या होगा कि हमारा ये a स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसको आप वही फार्मूला है 3q प्लस 2 का स्क्वायर, वही फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर बराबर ये 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab का मतलब है यहाँ 2 है तो 2 एंड 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 एंड 2 यानी कि 12q हो जाएगा, 12q एंड प्लस आप लोगों का 2 का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों का क्या होगा कि इसको आप सही से कर लो कि एक बात बताओ, यहाँ मैंने 9q स्क्वायर कर लिया, यहाँ मैंने 12q कर लिया, अब इसको 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, बात तो एक ही है, चाहे हम 3 प्लस 1 लिखें चाहे केवल 4 लिखें, बात तो एक ही है। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3q स्क्वायर एंड प्लस 4q एंड हमारा प्लस 1। ठीक है, एंड हमारा यहाँ प्लस 1 बाद में भी है। तो यहाँ अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ मानना है कि माना जो हमारा यहाँ क्या है, यहाँ जो आप लोगों का 3q है, 3q एंड स्क्वायर प्लस आप लोगों का 4q है एंड प्लस 1 है, ये बराबर m मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 3 और इसको मैंने m मान लिया और प्लस 1। अब यहाँ से हम इसको भी 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन यानी कि हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम आपको दिखा दिए कि इसको हम 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा था कि यहाँ देख लो जो 3m है या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो मैंने दिखा दिया कि लिखा जा सकता है। लास्ट में आप लोग ये लिख देना कि मैंने समीकरण जो 1 2 3 माना है, तो समीकरण 1 और तथा जो हमारा समीकरण 2 है और जो मैंने समीकरण 3 माना है। ठीक है, से स्पष्ट होता है या फिर है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो है पूर्णांक
का वर्ग जो है, वर्ग मैंने किया था ना, मतलब का वर्ग किसके रूप का, 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बस इतना सा आप लोगों को समझना है, ठीक है। बस ये भी क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है 3m, 3m+1 या 3m+8 के रूप का होता है। तो ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूरा लगवा देता हूं और आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ना, ठीक है। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, वही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है। ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को मानना पड़ेगा, जो कि हर एक क्वेश्चन में आपने माना है कि माना ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। ए हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग यहाँ बी आपको दिख रहा होगा क्या है, यहाँ ये आप लोग 9 भी ले सकते हो, लेकिन मैं 3 लूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर 9 लोगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसलिए मैं 3 लूंगा, क्योंकि मैं अगर 3 का वर्ग करूंगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात अगर आप इसे 3 लोगे, अगर मैं 9 लूंगा ना, तो क्या होगा, मुझे r की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी। अगर मैंने 3 लिया तो 0 1 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने 9 लिया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने v की वैल्यू 3 लिया है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब यहां हमारा हो जाएगा a बराबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो सभी को पता है, BQ एंड प्लस R, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, यहां हमने क्या माना है, a बराबर हमारा v तो है क्या, ये मैंने मान लिया v हमारा मतलब 3 है, और हमने क्यों देखो आप लोग यहां क्या करोगे ना, क्यों को आप लोगों को यम लेना है। क्यों, क्योंकि यहां आप लोगों को यम लेकर चलना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन में दिखाया है कि यहाँ m हमें मतलब करना है ना, तो यम मैंने मान लिया और प्लस r है, ठीक है, प्लस r है। तो अब हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जब r की वैल्यू 0 रखेंगे, जब r इक्वल टू 0, ठीक है, r इक्वल टू हम लोग 0 रखेंगे, तब हमारा क्या होगा, तब ध्यान से समझना, यहां a बराबर हो जाएगा b, v हमारा 3 है, q हमारा m है मानना है, और r हमारा 0 है, ठीक है। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3m, बस ये हमारा a की वैल्यू क्या आ गया, 3m, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दिया 3m, लेकिन हमें 9m के रूप के लिखना है। तो अब आप लोग घन करने पर, घन देखो उसमें वर्ग किया था, इसमें घन करना है, तो घन करने पर, ठीक है। तो घन करने का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, कि आप लोग a जो है ना, a का क्यूब करो और बराबर 3m का क्यूब कर लो, 3m का क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं क्यूब। तो a स्क्वायर इक्वल टू हमारा 3 3 जा 9 9 3 जा 27m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ये क्यूब कर लेना, a क्यूब हो जाएगा, बराबर हम इसको 9 इंटू 3m क्यूब लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 3 जा 27 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर मैं मान लूंगा कि यहां हम लोग मान लेंगे कि माना कि हमारा 3m क्यूब जो है वो बराबर m के है, ये मैंने इस चीज को माना है। तो अगर मैंने ये मान लिया तो a क्यूब हमारा बराबर 9m हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 दे दो, और हमें 9m के रूप का दिखाना भी था, ये देख लो, तो मैंने 9m के रूप का दिखा दिया, पहला हमारा है, ठीक है। 9m के रूप का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमारा 9m के रूप का हो गया ना। अब हम लोग देखेंगे, अगर आप लोग जब आप लोग r की वैल्यू 1 रखोगे, जब r इक्वल टू 1
रखने पर। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो अब हम लोग इसे जब करेंगे तो ए हमारा हो गया बराबर 3m और हमारा +1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने r को 1 माना है, ठीक है। अब आप लोग इसका क्या करोगे, इसका आप लोग क्यूब यानी कि घन करने पर, अब आप लोग इसका घन कर लोगे तो घन करने का मतलब है a³ हो जाएगा बराबर 3m + 1 का क्यूब हो जाएगा। तो इसका क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्यूब का फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं कि a + v³ का फार्मूला क्या होता है, ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन बहुत कम बच्चों को याद होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। a³ + v³ + 3a² v, ठीक है। दूसरे टाइप से भी कहीं कहीं मिल सकता है, और यहाँ 3b²a, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसको खोलो ब्रैकेट को, a³ है हमारा बराबर, ये हमारा 9m³ हो जाएगा, क्योंकि a³ है 9m³ एंड प्लस v³ है तो 1 का क्यूब एंड प्लस हमारा 3 है। अब a हमारा क्या है, a हमारा 3m है, तो a का क्यूब यानी कि 3m का क्यूब स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या है स्क्वायर। तो और +1 का कोई मतलब ही नहीं है, इंटू आप 1 कर दो, ठीक है, मतलब v का इंटू 1 मैंने कर दिया। एंड आप लोगों को फिर प्लस लगाना है, और आपका 3 और v³ का मतलब है, v³ का मतलब क्या है कि a का क्यूब और a का स्क्वायर इंटू 3m, a का मतलब है ये 3m, ठीक है। अब यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारा ब्रैकेट खोलोगे 27m³ हो जाएगा एंड प्लस हमारा 9 × 27 m² हो जाएगा और प्लस 3 × 9 m हो जाएगा, और ये हमारा जो है ना +1 बच जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप लोगों का +1 बच जाएगा, ठीक है, +1। ये जो आपका है ना ये वाला क्यूब किया तो ये हमारा +1 इधर बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 को मैंने कॉमन लिया तो फिर हमारा बचेगा यहाँ 3m³, ठीक है, एंड प्लस 3m² एंड प्लस आपका ये 9m है ना, तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। ये मैंने 9m है तो फिर आप लोगों का 1 बचेगा, यस, ठीक है। एंड यहाँ हमारा जो है ना, यहाँ हमारा +1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका m बचेगा, क्योंकि मैंने 9 को कॉमन लिया है तो m है तो m ही बचेगा, ठीक है। और हमारा +1 आ गया लास्ट में। अब आप लोगों को मैं एक पेज में समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को मान लेना है, क्या मानना है वो ध्यान से समझना कि आप लोग क्वेश्चन में क्या है माना, आपको इसको m मान लेना है। कितने को, ये देखो आपका ये जो है 29 को, ठीक है। तो ये हमारा है 3m, कितना है 3m³ है और प्लस 3m² एंड प्लस हमारा m है, m, इसको आप बराबर क्या मान लोगे, इसको आप बराबर मान लोगे m की, ठीक है। इसको आप क्या मानोगे, बराबर आप लोग मान लेना इसको m की। तो m मान लिया ना, तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 9m और +1 के, 9m + 1 के बराबर a³ को। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है। यहां से आपको ये भी समझ में आ गया। अब हमें रखना है r की वैल्यू कितना, 2 रखने पर, r की वैल्यू अब आप लोगों को 2 रखना है, ठीक है। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 3m और +2 हो जाएगा, a बराबर 3m + 2। अब हमें घन करना है। देखो काफी ये हार्ड क्वेश्चन है बट आसान है, ठीक है, केवल थोड़ा सा आप लोग मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो यहाँ हमारा हो जाएगा a³ बराबर 3m + 2 का क्यूब कर लेना, ठीक है। अब फार्मूला तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या रहेगा, यहाँ आपका a³ हो जाएगा तो ये आप लोगों का 3m का क्यूब हो जाएगा प्लस v³ का मतलब 2³ हो जाएगा एंड प्लस आप लोगों का 3, ठीक है, और a³, ठीक है, a × v, 1² × v, तो हमारा ये हो जाएगा 3 और 3m हमारा a है तो 3m का स्क्वायर कर लो इंटू आप लोगों का v है 2 है
एंड प्लस 3, अब ए स्क्वायर, अब आपको वी स्क्वायर करना है तो वी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू ए। बस थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला क्लियर रखना है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 27m स्क्वायर एंड यहाँ हमारा 8 हो जाएगा एंड यहाँ हमारा हो जाएगा 18m स्क्वायर एंड यहाँ हमारा हो जाएगा 36m, ये हमारा ठीक है मल्टीप्लाई होकर। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेना, ठीक है। 9 को कॉमन लोगे तो आप लोग यहाँ आपका बचेगा 3m स्क्वायर। देखो 9 त्रिक 27, इस सीक्वेंस में लिख लो, ठीक है। ये स्क्वायर ये क्यूब है, आप लोगों का ये क्यूब है, सॉरी ये हमारा क्यूब है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा क्यूब है ना, तो इसलिए हमारा ये क्यूब ही रहेगा। और इसको सीक्वेंस में अब स्क्वायर को ले लो, यानी कि 9 दूनाई 18, यानी कि 2m स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोगों का यहाँ m है तो यहाँ आपका ये वाला कितना हो जाएगा 4m, क्योंकि 9 चौक 36, और इसको प्लस 8 को लास्ट में लिख देना है, प्लस 8 को लास्ट में लिख देना है। अब यहाँ आप लोग मान लो, माना 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m इक्वल टू m मानना है, ठीक है। m आपने मान लिया तो यहाँ हमारा हो जाएगा ये 9m और प्लस 8। बस इसी के रूप का हमें लिखना था, इसे आप समीकरण नंबर 3 नाम दे देना। अब हमें इसी 3 के रूप का लिखना था, देख सकते हो यहाँ हमें लिखना था 3m प्लस 1 3m प्लस 8, नहीं 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यहाँ मैंने 9m के रूप का लिख दिया समीकरण 1 में, और यहाँ मैंने समीकरण 2 में 9m प्लस 1 के रूप का लिख दिया, और समीकरण 3 में 9m प्लस 8 के रूप का लिख दिया। तो अब आप लोग क्या लिख सकते हो, जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 और समीकरण 3, ठीक है, से स्पष्ट होता है, से स्पष्ट होता है कि जो किसी धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है ना, तो किसी जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में वर्ग था तो इसमें क्यूब है, यानी कि घन का घन, आप लोगों को किसके 9m प्लस 1 व 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था। अब आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने समाप्त कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ आप लोगों का जो एक्सरसाइज 1.2 है इसे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया, ठीक है। आपको एचसीएफ भी निकालना आ गया होगा जो मैंने सॉल्व कराया। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं आ तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।